नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे पिंगाक्स क्लासेस के इस लाइव सेशन में। मैं सुधीर फिर से उपस्थित हूँ। आज हमने वादा किया था कि आज हमारा जो टेस्ट होगा वो 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट होगा। तो 50 प्रश्नों के ये सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया होगा लाइक कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। रोजाना शाम 7 बजे आर्मी से रिलेटेड हम क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते हैं और हम क्लासेस को लाइव करते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो है एक फौजी भाई को शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आप लोग पहले से चैनल पे ही या पहली बार भी हैं तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। हमारा आज का जो सेशन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? एटीएम का पूर्ण रूप नाम क्या है? ऑप्शन ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑप्शन बी ऑटोमेटेड टेलिंग मशीन, ऑप्शन सी ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन ऑफ मनी और ऑप्शन डी ऑटोमेटेड टोटलिंग मशीन। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। टेलर मशीन, टेलर किसको कहते हैं? जो कैश गिनता है, कैश का काम करता है, उसको टेलर कहते हैं। और वो मशीन जो है कैश का काम करती है, इसलिए टेलर मशीन। जो आप प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में जाएंगे तो वहाँ कैशियर का पोस्ट नहीं होता, टेलर का पोस्ट होता है, लिखा होता है टेलर। तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक कौन है? और ऑप्शन देखिए, ए डॉक्टर टेड्रोस, ऑप्शन बी डोनाल्ड टस्क, ऑप्शन सी एंथोनी लेक, ऑप्शन डी डॉक्टर मर्गेट। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, डॉक्टर टेड्रोस। टेड्रोस जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक हैं, या अंग्रेजी में कहे तो डायरेक्टर हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हु इज द राइटर ऑफ जंगल बुक? पुस्तक जंगल बुक के लेखक कौन है? पुस्तक जंगल बुक के लेखक कौन है? और ऑप्शन देखिए, ए जॉन किपलिंग, ऑप्शन बी रुडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन सी रस्किन बॉन्ड और ऑप्शन डी जोसेफ। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग। मुझे लगता है सबको ये प्रश्न पता होगा, फटाफट से लाइक कर दीजिएगा अगर पता होगा तो। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जंगल बुक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी राइट है, रुडयार्ड किपलिंग। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है आपके सामने, 2 दिसंबर, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 15 जुलाई। दोबारा पढ़ता हूँ, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 11 जुलाई। 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड? निम्न में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा झरना है? निम्न में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा झरना है? तो ऑप्शन देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात यानी विक्टोरिया फॉल्स, ऑप्शन बी नियाग्रा जलप्रपात यानी कि नियाग्रा फॉल्स, ऑप्शन सी क्या है, एंजल जलप्रपात यानी कि एंजल फॉल्स, और ऑप्शन डी सदरलैंड फॉल्स यानी सदरलैंड जलप्रपात। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, एंजल फॉल्स यानी कि एंजल जलप्रपात। यहाँ पे ऑप्शन सी लिख लीजिएगा, एंजल जलप्रपात। सही आंसर है एंजल जलप्रपात। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, हु इज द राइटर ऑफ बुक गोदान?
गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? और ऑप्शन देखिए, ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी ने लिखा है गोदान को। गोदान उनकी रचयिता, उनकी पुस्तक का नाम है और उसके राइटर हैं प्रेमचंद जी। चलिए प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6 के बाद प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। हु इज नोन एज द लेडी विथ लैम्प? द लेडी विद लैम्प नाम से किसे जाना जाता है? द लेडी विद द लैम्प नाम से किसे जाना जाता है? और ऑप्शन देखिए, ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनको क्या कहा जाता है? द लेडी विद द लैम्प, लेडी विद द लैम्प। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8, विच मोनार्च कॉल्ड हिमसेल्फ एज द सेकंड अलेक्जेंडर? कौन सा सम्राट स्वयं को दूसरा अलेक्जेंडर कहता था? बताइए कौन सा सम्राट खुद को दूसरा अलेक्जेंडर कहता था? और ऑप्शन देखिए, ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी अकबर। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी स्वयं को अलेक्जेंडर कहता था, दूसरा अलेक्जेंडर कहता था। ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी वो व्यक्ति था जो खुद को क्या बोलता था? अलेक्जेंडर। चलिए प्रश्न नंबर हम देखेंगे 9। प्रश्न नंबर 9, विच अमंग द फ्लोइंग इज ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द अर्थ? निम्न में से कौन सा पृथ्वी का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? निम्न में से कौन सा पृथ्वी का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? और ऑप्शन ए अटाकामा, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी कालाहारी और ऑप्शन डी थार। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अटाकामा ड्राइएस्ट डेजर्ट है, यानी शुष्क है, सूखा हुआ है। डेजर्ट जो है ये रेगिस्तान है। चलिए प्रश्न नंबर 10, विच ऑफ द फ्लोइंग कम्स अंडर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज? निम्न में से कौन संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत आता है? बताइए निम्न में से कौन संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत आता है? और ऑप्शन ए कानूनी अधिकार यानी कि लीगल राइट्स, ऑप्शन बी प्राकृतिक अधिकार यानी कि नेचुरल राइट्स और ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यानी कि संवैधानिक अधिकार और ऑप्शन डी फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। तो सही आंसर है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट। ऑप्शन डी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। संवैधानिक उपचार के अंतर्गत आता है आपका फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? निम्न में से कौन सा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? और ऑप्शन ए देखिए चंडीगढ़, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और ऑप्शन डी लद्दाख। सही आंसर है ऑप्शन बी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। मेघालय जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बाकी चंडीगढ़, लक्षद्वीप और लद्दाख ये तो हैं। तो मेघालय नहीं है। क्या है? मेघालय जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड एट विच प्लेस? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस जगह पर स्थित है? और ऑप्शन देखिए, ए तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा और ऑप्शन सी पुणे और ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम।
विक्रम साराभाई इसमें इस अंतरिक्ष केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 13, व्हाट इज द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? भारत में सबसे लंबे बांध का नाम क्या है? सबसे लंबे बांध का नाम क्या है? और ऑप्शन देखिए, ए कोसी बांध यानी कोसी डैम, ऑप्शन बी भाखड़ा डैम यानी कि भाखड़ा बांध, ऑप्शन सी हीराकुंड डैम यानी कि हीराकुंड बांध, और ऑप्शन डी नागार्जुन सागर डैम यानी कि नागार्जुन सागर बांध। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड डैम जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। चलिए प्रश्न नंबर 14 यानी कि 14, विच इज द वर्ल्ड्स वेटेस्ट कॉन्टिनेंट? दुनिया का सबसे नम महाद्वीप कौन सा है? और ऑप्शन देखिए, ए साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी एशिया यानी कि एशिया, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका ऑप्शन ए साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका जो है सबसे नम महाद्वीप है दुनिया का। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए, व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? और ऑप्शन देखिए, ए 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी 8 अगस्त, ऑप्शन सी 8 मार्च, और ऑप्शन डी 8 सितंबर। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 8 सितंबर। 8 सितंबर को मनाया जाता है क्या? विश्व साक्षरता दिवस। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज काज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन सी? निम्न में से कौन सी एक बीमारी विटामिन सी की कमी के कारण होता है? और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी नाइट ब्लाइंडेस यानी कि रतौंधी, ऑप्शन सी रिकेट्स यानी कि सूखा रोग, और ऑप्शन डी नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स यानी रक्त का थक्का ना जमना। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका ऑप्शन ए स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग को स्कर्वी कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर हम 17 देखेंगे, विच इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3? सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? और ऑप्शन देखिए, धोने का सोडा, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए वॉशिंग सोडा यानी कि धोने का सोडा, और ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, बेकिंग सोडा। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा हिंदी में बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? और ऑप्शन देखिए, ए एम्पियर, ऑप्शन बी केल्विन, ऑप्शन सी कैंडेला, और ऑप्शन डी मीटर। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो बताना चाहूँगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है ऑप्शन ए एम्पियर। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, एसआई मात्रक है एम्पियर। चलिए प्रश्न नंबर हम 19 देखेंगे। 19 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? और ऑप्शन देखिए, ए लीवर यानी कि यकृत, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी पैंक्रियास यानी कि अग्राशय, और ऑप्शन डी एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अतः स्वाति ग्रंथि। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। चलिए प्रश्न नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेयर प्रेशर? निम्न में से कौन सा उपकरण वायुमंडलीय दाब
मापने हेतु प्रयोग किया जाता है? बताइए, निम्न में से कौन सा उपकरण वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयोग किया जाता है? और ऑप्शन ए अमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी बैरोमीटर। तो सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब को मापने के प्रयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली ऑब्जर्व द वाटर फ्रॉम द अनडिजेस्टेड फूड? पाचन तंत्र के किस अंग द्वारा मुख्यतः बिना पचे हुए भोजन से पानी अवशोषित किया जाता है? और ऑप्शन देखिए, स्टोमक यानी कि आमाशय, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, फूड पाइप यानी कि भोजन नली, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। पाचन तंत्र से बिना पचे हुए भोजन से पानी अवशोषित करने का जो है इसी का होता है, बड़ी आंत का होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए प्रश्न नंबर हम 22 देखेंगे। विच मिनरल रिक्वायर्ड बाय द प्लांट टू मेक प्रोटीन्स? पौधों को प्रोटीन निर्माण हेतु किस खनिज की आवश्यकता होती है? पौधों को प्रोटीन निर्माण हेतु किस खनिज की आवश्यकता होती है? और ऑप्शन देखिए, ए आयोडीन, बी पोटेशियम, सी नाइट्रोजन और डी कैल्शियम। बहुत ही शानदार प्रश्न है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, नाइट्रोजन। पौधों को प्रोटीन निर्माण हेतु खनिज की आवश्यकता होती है, वो है आपका ऑप्शन सी नाइट्रोजन। चलिए प्रश्न नंबर 23। लाइक करते रहिएगा दोस्तों, शेयर भी करते रहिएगा। अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय बैक्टीरिया? निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी स्मॉल पॉक्स यानी कि छोटी माता, ऑप्शन सी कलरा यानी कि हैजा, ऑप्शन डी कॉमन कोल्ड यानी कि सामान्य जुकाम। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर आपका है ऑप्शन सी कलरा यानी कि हैजा। जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है हैजा यानी कि कलरा। प्रश्न नंबर 24। इन विच डायरेक्शन डज एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम? एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा किस दिशा में प्रवाहित होती है? और ऑप्शन ए देखिए, मल्टी डायरेक्शनल यानी कि बहुदिशीय, ऑप्शन बी बाई डायरेक्शनल यानी कि द्विदिशीय, ऑप्शन सी यूनि डायरेक्शनल यानी कि एक दिशीय, और ऑप्शन डी सर्कुलर यानी कि चक्रीय। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी एक दिशीय यानी कि यूनि डायरेक्शनल। चलिए 25 प्रश्न नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक तापमान हेतु उत्तरदायी है? और ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक तापमान हेतु उत्तरदायी है? तो उत्तरदायी है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कंबस्टन? निम्न में से कौन सा तत्व दहन के लिए आवश्यक नहीं है? और ऑप्शन देखिए, A2, ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन डी सी हीट यानी कि ऊष्मा, और ऑप्शन डी फ्यूल यानी कि ईंधन। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी CO2 ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 27। इन विच गिवन फिगर फाइंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे? दिए गए आरेख में अपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य का कोण ज्ञात करें। देखिए ये दे रखा है 40, तो ये दे रखा है, ये भी हो जाएगा 40, ये आपका 80 हो जाएगा एक्चुअल में। 40 और प्लस 40 80। तो आपतित और परावर्तित किरण के मध्य
आपतित और परावर्तित के मध्य यही आएगा, तो ये है 80। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए 80 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 28, ध्वनि की पिच किन कारकों पर निर्भर करती है? ध्वनि की पिच किन कारकों पर निर्भर करती है? और ऑप्शन ए आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड, ऑप्शन बी लाउडनेस यानी कि प्रबलता, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी यानी कि ध्वनि की पिच किन कारकों पर निर्भर करती है? तो वो है आपका आवृत्ति यानी कि ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी। चलिए प्रश्न नंबर 29 प्रश्न 29, विच डिवाइस इज यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही आंसर देखिए, ऑप्शन ए है वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी ओडोमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर और ऑप्शन डी अमीटर। तो सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है आपका ऑप्शन डी अमीटर। विद्युत प्रवाह को मापने का उपकरण जो प्रयोग होता है उसको अमीटर कहते हैं, अमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज? निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए बॉइलिंग ऑफ वाटर यानी कि पानी का उबलना, ऑप्शन बी रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे पर जंग लगना, ऑप्शन सी राइपिंग ऑफ फ्रूट यानी कि फल का पकना यानी कि पक जाना, ऑप्शन डी ए बर्ड टर्न्स इनटू फ्लावर कली का फूल में बनना। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है पानी का उबलना, फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक चेंज। भौतिक चेंज पानी का उबलना ही है। पानी जब उबलता है तो वाष्प में परिवर्तित होता है, वाष्पीकरण हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 31, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है? और ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी भोपाल। तो सही आंसर क्या है बताइए? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखिए, द साइंटिफिक टर्म्स T4 इज आल्सो नेम्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? वैज्ञानिक शब्द T4 निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? और ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी थ्रोट यानी कि गला और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन है थायरॉक्साइन। T4 निम्न में से जाना जाता है क्या? थायरॉक्साइन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 33 देखिए, द टर्म कार्डियक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन? कार्डियक शब्द निम्न में से किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन ए मस्कल्स यानी कि मांसपेशी, मसल्स कह सकते हैं इसको, डायग्राम यानी कि मध्य पट, ऑप्शन सी हार्ट यानी कि हृदय और ऑप्शन डी गैल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय की थैली। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी हार्ट, हृदय। आपने सुना होगा कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? तो वही होता है जो हमारा दिल का दौरा पड़ना। कार्डियक अरेस्ट यानी दौरा पड़ना। तो हृदय से संबंधित है कार्डियक शब्द। कार्डियक शब्द किससे संबंधित है? तो हृदय से। प्रश्न नंबर 34 यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 यानी कि 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल्स? निम्न में से किसे कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी नसल्स यानी कि केंद्रक और ऑप्शन डी राइबोसोम यानी कि राइबोसोम। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बिजली का घर भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 35 यानी कि 35, चांदी का प्रतीक क्या है?
व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट सिल्वर? चांदी का प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए SI, ऑप्शन बी AG, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी S। तो सही आंसर है आपका बी AG। AG का प्रतीक क्या है? चांदी का सिंबल है AG। चलिए 529 का वर्गमूल ज्ञात करें। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 529। वर्गमूल निकालने के लिए क्या होता है? वर्गमूल क्या होता है? एक अंक का स्क्वायर होता है, यानी कि एक अंक से उसी अंक में मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्ग निकलता है। और वर्गमूल निकालने के लिए क्या होता है? उसका हमको तो देखिए इसको चेक करना पड़ता है। हमको देखिए दो विधि से निकाल सकते हैं। एक तो भाग विधि से, तो भाग विधि में हमको समय लगेगा, तो हम दूसरा क्या कर सकते हैं, हम जो ऑप्शन दिया उसमें चेक कर सकते हैं। तो चेक कर लीजिए सबसे छोटा क्या है। सबसे छोटा देखिए, ये देखिए 3 3 का 9, 3 3 का 9, तो यानी बड़ा आ जाएगा आपका, ये भी बड़ा हो जाएगा। ये दोनों छोटे आ रहे हैं तो इनको पहले चेक कर लीजिए इन दोनों में से क्या है। तो 23 को हम चेक करते हैं, 23 × 23, देखिए 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, और फिर क्या हो जाएगा 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो हो जाएगा कितना, इधर हो जाएगा 9, ये हो गया 9, 6 6 12 का 2 और 4 1 इसमें का हासिल बचा जो वो 5, तो 5 129। तो सही आंसर क्या है 23, ऑप्शन सी। 23 × 23 करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 529। तो 529 का वर्गमूल क्या हो गया? ऑप्शन सी 23। चलिए प्रश्न नंबर 37 देखिए। अनिल एक कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, जबकि वरुण उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। दोनों कितने दिनों में एक साथ कार्य पूरा कर सकते हैं? अनिल कैन डू वर्क इन 9 days while वरुण कैन डू द सेम वर्क इन 18 days। इन हाउ मेनी days कैन बोथ टुगेदर कंप्लीट द वर्क? ऑप्शन ए 6 days, ऑप्शन बी 9 days, ऑप्शन डी सी 12 days और ऑप्शन डी 8 days। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। समय तथा कार्य के सेक्शन में हमने इसको सॉल्व किया था, समय तथा कार्य वाले चैप्टर में। अगर पिछला चैप्टर आपने नहीं देखा, पिछला हमारा क्लास समय तथा वर्क का नहीं देखा होगा, समय तथा कार्य का क्लास नहीं देखा होगा तो जरूर देखिएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है कि अनिल 9 दिन में करता है, तो अनिल के 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/9, ठीक है। जबकि वरुण करता है 18 दिन में, तो उसके 1 दिन का काम क्या हो जाएगा 1/18। दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं इसलिए मैंने प्लस लगा दिया। तो अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या निकल के आएगा? एलसीएम निकल के आएगा 18। 18 कैसे जाएगा? 9 दूनी 18 और प्लस 18 1 करने 18, यानी कि 3/18, 3/18। तो 3 1 करने 3 और 3 छक्के 18, यानी कि दोनों इसको मिलकर 6 दिन में पूरा कर देंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, 6 दिनों में पूरा कर देंगे। यहाँ पे 6 लिख दीजिएगा। बहुत ही आसान ये प्रश्न है, बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। 6 दिन में दोनों इसको पूरा कर देंगे। चलिए प्रश्न नंबर अगला करते हैं, 38वां। देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 boys in a class. What is the ratio of girls to the total number of student in the class? एक कक्षा में 20 लड़कियां तथा 15 लड़के हैं। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या से लड़कियों का क्या अनुपात है? देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 20 लड़कियां हैं तथा 15 लड़के हैं, तो कुल कितने हो गए 20 और 15 35। तो पूछ क्या रहा है कुल छात्र, तो कुल छात्र क्या है 20 और 15 35 की संख्या में से लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो लड़कियों का अनुपात निकाल लीजिए। लड़कियां हैं हमारे पास 20, कितनी है 20, ये देखिए 20, और कुल कितने हो जाएगा 15 और 20 35। तो हो जाएगा क्या 35, 20:35। तो 5 चौको 20 और 5 सत्ते 35, 4:7। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, 4:7 रेशियो, 4 समानुपाती 7। पहला आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 39। 3 वर्ष की अवधि के लिए 25,000 पर 20% प्रतिवर्ष पर साधारण ब्याज क्या होगा?
अब देखिए कि साधारण ब्याज निकालने का आपका PRT अपॉन 100, तो आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, आपका PRT लिख लीजिए, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइडेड बाई 100। तो इसको क्या करेंगे, 25,000 गुणे 20% गुणे 3 क्यों, क्योंकि 3 वर्ष का, और डिवाइडेड बाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ उड़ा दीजिए, बचा कितना, बचा आपका कितना 250 गुणे 20 गुणे 3, कितना बचा 250 गुणे 20 गुणे 3। तो 250 दूनी 500 यानी कि 500 और 1 जीरो ये तो 5,000 और गुणे 3 तो कितना 15,000। सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, सही आंसर है ऑप्शन बी 15,000, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन बी 15,000। चलिए, फाइंड 12.5% ऑफ 1208 यानी 1208 का 12.5% ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमने प्रतिशत वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि कभी भी 10% निकालना हो तो एक अंक छोड़ के वैल्यू पॉइंट लगा दीजिए। तो 1208 का अगर आप 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 स्थान छोड़ के पहले 10% निकालना है, यहाँ पे 1 स्थान छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा 120.8। तो आपको 10% तो मिल गया, इतना आपको निकालना क्या है 12.5। तो अब 12.5 को हम 2.5 और लेना है ना, तो इसको अगर 4 बार में करेंगे, 4 बार में तोड़ेंगे तो 2.5 निकल के आ गया। तो 4 बार में कैसे तोड़ेंगे, इसका अगर देखेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 यानी कि 1 भाग कितना हो जाएगा 30 और इसका 1 भाग कितना होगा 0.2, तो कितना हो गया 130 और 120, 130 और 20 50 और 8 2 10 तो 151, कितना हो जाएगा 151। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए 151। शॉर्ट ट्रिक्स ये है निकालने का, अगर आपको ऐसे भी निकाल सकते हैं 1208 इंटू 12.5 और डिवाइडेड बाई 100। तो आप ये सॉल्व करते रहिए, हमने इसीलिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स सिखाया था कि आप एक स्थान छोड़ के यहाँ पे लगा दीजिए, जब भी 10 तो 10 का निकाल लिया और 2.5 और निकालना तो 4 भागों में उसी को तोड़ के उसमें जोड़ दीजिए, सिंपल तरीके से निकल के आ गया। सही आंसर आपका ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न नंबर 41, फाइंड द HCF ऑफ 144, 104 एंड 160। 144, 104 और 160 का महत्तम समापवर्त ज्ञात करें। इसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन सी 8। 8 इसका महत्तम समापवर्त निकल के आएगा। फाइंड द LCM ऑफ 12, 16 एंड 30। 12, 16 तथा 30 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। इसको हम निकालेंगे उसी तरह से गुणनखंड विधि से। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे 12, 16, यहाँ पे जगह कम है यहाँ पे रख लेता हूँ 12, 16 और 30, 12, 16, 30 तो जाएगा किसे 2 से, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 15 दूनी 30। अब फिर किसे जाएगा 2 से, 2 तियाँ 6, 2 चौको 8 और ये 15 वैसे ही रह जाएगा। अब फिर जाएगा किससे 2 से, तो 3 वैसे रह जाएगा 2 और ये 15। फिर किससे जाएगा, फिर हमारा जाएगा 2 से, 3 वैसे रह जाएगा 2 एक करने 2 और 3 पचे 15। अब किससे जाएगा, अब 3 से जाएगा, 3 से 3 एक करने 3 और 3 पचे 15। अब किससे जाएगा 5 से, अब किससे जाएगा 5 से। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 2, ये देखिए 2:2:2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48 और 48 और गुणे 5 तो कितना हो जाएगा 48 और गुणे 5 तो हो जाएगा 240। 5 चौको 20 यानी 200, 8 पचे 40 यानी 40। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए 240।
चलिए 5929 का वर्गमूल निकालिए, 5929 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ। लास्ट का अंक चेक करेंगे, जैसे लास्ट का अंक इसमें 5, तो 5 का हम करेंगे तो 5 पचे 25, तो ये देखिए लास्ट में क्या है 9, ये नहीं होगा। इसमें देखिए 8 है तो ये होगा 8 हटाएं 64, यानी लास्ट में क्या आएगा 4, तो 4 इसमें है, नहीं होगा। अब देखिए ये क्या है 6 छः के 36, लास्ट में क्या आ रहा है 6, इसका क्या आ रहा है 9, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 7 सत्ते 49, 7 है ना लास्ट का अंक 77 में, और 7 सत्ते 49, इसका लास्ट का अंक क्या है 9, तो 49 में लास्ट का अंक क्या है 9, तो यही आपका सही आंसर होगा 77। अब चेक करके देख लीजिए 77 इंटू 77 तो कितना हो जाएगा, 77 इंटू 77 करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 मिनट 70 इंटू 77 इंटू 77 तो 539, और फिर यहाँ पे 539, तो 9 9 3 12 का 2, 5 3 8 1 9 5, देख लीजिए 59 29, तो सही आंसर यही है। आपको शॉर्ट ट्रिक से चेक करना पड़ेगा। लास्ट का क्या है 7 7 49, 49 में लास्ट अंक 9, इसका है 9, तो सही आंसर आपका मिल गया। चलिए घनमूल देखिए, 10,648 का घनमूल ज्ञात करें। देखिए घनमूल निकालने के लिए हमको 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है। मान लीजिए हम निकालेंगे 24 इंटू 24 इंटू 24, तो ये क्या निकल गया है 24 का घन निकल के आएगा। तो हमें एक घन दे रखा है, उसका घनमूल निकालना है। तो जैसे हमने वर्गमूल में निकाला ना लास्ट अंक चेक करके, वैसे इसमें निकालेंगे। देखिए इसमें है ना लास्ट अंक 4, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 करिए, 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 है तो लास्ट का अंक क्या है 4, 25 में क्या है 8, ये आंसर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए 22 का करिए, तो 22 में लास्ट का अंक क्या है 2 है, 2 है, ये लास्ट का अंक 2 है, तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 वाला। सही आंसर क्या है 22, आप खुद चेक कर लीजिएगा। अब देखिए 26 को करेंगे 6 का लास्ट का, तो क्या 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 6 के 36, और 36 इंटू 6 करिएगा तो 6 6 के 36 के 6, और हाथ में लगाती 6 18 3 21 216, तो ये आ रहा है लास्ट का 8, ये आ रहा है 6, तो ये भी नहीं होगा। ये 8 हटाए 64, और 64 और गुणे 8, तो 8 चौको 32 का 2, तो लास्ट में 2 आ रहा है, होएगा ही नहीं। तो सही आंसर क्या है 22, और आपको चेक करना है तो कर लीजिए 22 और गुणे 22 गुणे 22। समझ में आ रहा होगा, दोबारा से बता देता हूँ। लास्ट का अंक को आपको चेक करना है, क्या करना है लास्ट का अंक, तो लास्ट का अंक क्या है 2 दिया है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार करेंगे घनमूल में, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, सही आंसर है यही आपका। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 45, What will be the complementary angle of the following angle? निम्नलिखित कोण का पूरक कोण क्या होगा। तो 90 होता है, 90 होता है दोस्तों, 90 माइनस ये घटा दीजिए 63, तो आपका निकल के आ जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा क्या 90 डिग्री में से 63 आप घटा दीजिए तो आपका बचेगा कितना 27। यही आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित कोण का पूरक कोण क्या होगा, तो 27 हो जाएगा, 27 अंश। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, 14 सेमी त्रिज्या के साथ वृत्त की परिधि का पता लगाइए। इसका भी शॉर्ट ट्रिक्स है, 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि का पता लगाइए। तो क्या करना है, देखिए 14 दे दिया है, 14 गुणे 22/7 कर लीजिए और इंटू 2 बस कर दीजिए। जब भी कभी ऐसे आए त्रिज्या वाले के वृत्त की परिधि तो कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44 और 44 दूनी कितना हो जाएगा 88। तो सही आंसर क्या है 88 सेमी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, 88 सेमी। चलिए प्रश्न नंबर 47 देखिए, यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 294 रुपये है तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करें। देखिए
7 मीटर के कितना दिया है 294, तो 5 मीटर का कितना हो जाएगा 294 और भागा 7 गुणे 5, बस इतना करना है। तो देखिए 7 चौको 28, हाथ में बचा 1, तो ये हो जाएगा 14, 7 दूनी 14, तो 42 गुणे 5, 5 चौको 20 और 2 पंचे 10, यानी कि 210। 42 गुणे 5 यानी कि 210। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका 294 में भाग दे दीजिए, कितने का आप दे दीजिए 7 का, और जितना आए उससे 5 का गुणा कर दीजिए, तो आएगा कितना आपका आएगा 42, और 42 गुणे 5 तो हो जाएगा 210। सही आंसर है ऑप्शन ए 210। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। इफ द कॉस्ट ऑफ 7th मीटर ऑफ ए क्लॉथ इज 294 देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ द क्लॉथ। तो सही आंसर है ऑप्शन ए 210। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 48। एक बंद बेलनाकार टंकी जिसकी त्रिज्या 7 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, इसे धातु की चादर से बनाया गया है। धातु की कितनी चादर की आवश्यकता है? ए क्लोज सिलेंडर टैंक ऑफ रेडियस इज 7 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर इन मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड? देखिए बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ना, वही फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। अभी क्या है, ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी ठोस वस्तुओं का आयतन से ये लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो फॉर्मूला लगेगा वो लगता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये दो तरीके से आप दोनों इसमें एप्लीकेबल करेंगे। पहले इसको सॉल्व करिए, 2 पाई आर एच, तो 2 गुणे 22/7, आर कितना है 7 और ऊंचाई कितनी है 3, तो 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, तो 44 गुणे 3, तो 4 3 12, 132। ये आपका निकल के आ गया 132। अब ये निकाल के 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर कैसे, तो 2 गुणे 22, पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर क्या है 7, तो आर स्क्वायर को तो हम लिख सकते हैं 7 × 7। तो देखिए 7 से 7 काट दिया, 22 दूनी 44 और 44 और गुणे 7 आप करें तो 44 गुणे 7 करिए तो आपका निकल के आएगा क्या, इसको मैं रफ कर देता हूँ, फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले का निकल के आया था 132 और दूसरे का हमने निकाला था क्या 2 × 22/7 गुणे 7 गुणे 7। ये 7 हमारे पास त्रिज्या दे रखी है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 और 44 और 44 7 क्या हो जाएगा 308, 308। तो जोड़ दीजिए दोनों को, 132 और 308, तो 8 दूनी 10 का 0, 3 करने 3 1 4 और 3 1 4, तो 440 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, 440 मीटर स्क्वायर। देखिए चलिए प्रश्न नंबर चलेंगे हम 49। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप 320 मीटर है। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका है, 320 गुणे 20 तो आपका हो जाएगा 32 दूनी 64, 100 मीटर स्क्वायर। सही आंसर आपका ऑप्शन सी। 600 आखिरी प्रश्न, 640 का 87.5% ज्ञात कीजिए। तो 640 का आपको 87.5 निकालना है। देखिए आपको हमने बताया था कि आपको 10% निकालना हो तो क्या करेंगे, एक पॉइंट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी 640 है
तो आपको 10% निकालना हो इसका, तो यहाँ पे लगा दीजिए। तो 64 जो मिला वो आपका 10% हो गया। अब 64 आपको 10% मिल गया, तो 64 को डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 2.5 पॉइंट और मिल जाएगा। तो 16 चौको 64, यानी कि 64 और प्लस 16 तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 6 1 7 1 8, यानी कि 80 आपका जो है 80 आप घटा दीजिए इसमें से। 640 में से 80 आप घटा दीजिए। 80 घटाएंगे 640 में से तो कितना बचेगा, 14 से 8 गया 6, ये हो गया 5, यानी कि 560। आपका 640 का जो है 87.5% है 560। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 640 गुणे 87.5 भागा 100 तो इक्वल टू निकल के आएगा। लेकिन ये तरीका जो है थोड़ा लंबा हो जाता है, इसीलिए हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया है। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, कभी भी किसी भी वैल्यू का निकालना है, एक अंक, मान लीजिए 64 का 10% निकालना है, तो एक अंक छोड़ के यहाँ 6.4 10%। तो इसी तरह 10% निकाल लीजिए, फिर 2.5% निकाल के हमने जोड़ दिया और घटा दिया, तो सही आंसर आपका निकल गया 560। इसी के साथ आज का ये टेस्ट पेपर का सेशन हमारा समाप्त होता है। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन, जय हिंद।